नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। आज के वीडियो में हम वो सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमको बात नहीं करनी चाहिए, जैसे पैसा, पॉलिटिक्स और रिलीजन। क्योंकि क्रिप्टो अब एक करेंसी नहीं, एक रिलीजन सा बन गया है। आज की कहानी दो वर्ल्ड की टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में है, FTX और बाइनेंस। बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है। पिछले साल बाइनेंस पे $7 ट्रिलियन का क्रिप्टो ट्रेड हुआ पूरे साल के अंदर। सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि ये ट्रेड कितना बड़ा है और ये वॉल्यूम कितना बड़ा है, आपको मैं बताता हूं कि टोटल साल के ट्रेड का 55% वॉल्यूम था जो पूरे साल में क्रिप्टो ट्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर। और FTX एक्सचेंज जिसको बनाया बिलियनियर सैम बैंकिंग फ्रीड ने, जो बनी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सचेंज। ये एक्सचेंज इतनी बड़ी बन गई दोस्तों, इसने अभी रिसेंटली एक अरीना ओन किया जिसका नाम रखा FTX अरीना मियामी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे के कितने बड़े कॉम्पिटिटर हैं। और पिछले हफ्ते एक कमाल का इवेंट हुआ, बाइनेंस ने FTX को सेव किया एक टोटल कोलैप्स से। ये हुआ ऐसे दोस्तों कि 6 नवंबर को सीजी जो बाइनेंस के ओनर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि उनका एग्रीमेंट हुआ है कि ही विल डू अ इक्विटी एग्जिट फ्रॉम FTX। उसके बदले उनको दिए जाएंगे $2.1 बिलियन। कुछ उसमें से होंगे BUSD की फॉर्म में और कुछ उसमें होंगे FTT टोकन की फॉर्म में। और फिर इस पे थोड़ी सी रिसर्च और की दोस्तों, तो पता चला कि वो अपनी सारी FTT टोकन्स को बेचने वाले हैं। 5 नवंबर को बाइनेंस के अंदर एक मेजर ट्रांजैक्शन हुई जिसके अंदर टोकन ट्रांसफर हुए FTT के, जिनकी वैल्यू थी $585 मिलियन। ये जो 23 मिलियन टोकन्स थे वो कंफर्म किए सीजी ने कि ये ट्रांसफर उन्होंने ही किया है और वो इसको बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में उनके साथ ये रहा है कि वो किसी भी कंडीशन में बाइनेंस को ऐसी सिचुएशन में नहीं लाना चाहते जहां वो फाइनेंशियली या उसकी फाउंडेशन कैसे भी डिस्टर्ब हो। और फिर क्या हुआ, FTT टोकन का प्राइस कोलैप्स हो गया, जिसको आप एक बॉटमलेस फॉल भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद FTT के ओनर ने अनाउंसमेंट की। उन्होंने क्या कहा, सैम ने सीजी को कहा कि अगर वो अपने सारे FTT टोकन्स बेचना चाहते हैं तो उनकी कंपनी अल्मेडा वो सारे टोकन्स उनसे खरीदने को तैयार है, उन्हें मार्केट में डंप करने की जरूरत नहीं है। और उनकी बैलेंस शीट में इतने फंड्स हैं कि वो सारे टोकन एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इमीडिएटली इस अनाउंसमेंट के बाद सब कुछ उलट पलट हो गया क्रिप्टो वर्ल्ड में। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, कॉइनडेस्क ने एक आर्टिकल शेयर किया अल्मेडा की बैलेंस शीट के ऊपर। आपकी रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, अल्मेडा, FTX और सैम बैंकिंग फ्रीड सब एक ही एंटिटी हैं, बस नाम अलग अलग हैं। उसमें कॉइनडेस्क ने बताया कि अल्मेडा की बैलेंस शीट पे $14.6 बिलियन की एसेट्स हैं। वो सफिशिएंट है किसी भी तरह की स्टेबिलिटी कंफर्म करने के लिए बैलेंस शीट और कंपनी की। लेकिन दोस्तों उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें से जो $8 बिलियन के एसेट्स हैं वो FTT टोकन्स के अंदर हैं। और जैसा आप अब तक हमारे साथ रह के जान चुके होंगे दोस्तों, बैलेंस शीट कभी झूठ नहीं बोलती। फिर जब FTT का टोकन कोलैप्स हुआ तो उसकी टोटल मार्केट कैप ही दोस्तों रहेगी 2 बिलियन प्लस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अल्मेडा कैसी भी कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी बैलेंस शीट पे की आधी वैल्यू भी रिकवर नहीं कर सकता FTT टोकन्स को बेचकर। और उसके बाद तभी FTT के जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने एक पैनिक बटन दबाया और अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी इमीडिएटली एक्सचेंज के ऊपर से। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कभी भी अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस नहीं करता, ना मैंने इनको कभी आपके साथ डिस्क्लोज किया है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं मानता हूं सबसे पहले हमको एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो हमको एक रीजनेबल रिटर्न दे। उसके बाद ही हमको किसी तरह की ट्रेडिंग या हाई रिस्क एसेट लाइक क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो भी होता है दोस्तों 1 या 2% ही हमारा टोटल पोर्टफोलियो के होल्डिंग। जो लोग पोर्टफोलियो में को नहीं बनाते और क्रिप्टो के अंदर डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, उनका रिजल्ट सिर्फ एक ही होता है, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, उनकी कैपिटल डिस्ट्रॉय होगी ही होगी।
यही एक वजह है कि मैं यंग इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो आखिर में एक मार्केट ही है जैसे और सारी मार्केट हैं, और इसके अंदर भी हर तरह की एसेट क्लास है। अच्छी एसेट क्लास, बुरी एसेट क्लास और बहुत बुरी एसेट क्लास, और जो हर मार्केट में होती है, हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर भी। इसकी 2-3 वजह और भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। एक तो दोस्तों, ये रेगुलेटेड नहीं है। दूसरा, ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तीसरा दोस्तों, ये मार्केट ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके अंदर किसी को भी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करके, गुमराह करके इन्वेस्ट करवाया जा सकता है खराब एसेट क्लास के अंदर। लेकिन अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते हैं और आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो मैं आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूंगा, उसको कभी भी किसी एक्सचेंज पे ना रखें, क्योंकि एक्सचेंज का शटडाउन होना या उसके अंदर क्या ऑपरेशन चल रहे हैं उसका किसी को नहीं पता, और फ्यूचर में वो एक्सचेंज का क्या एंडिंग होगी वो भी नहीं पता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और आपके ऐसे, तो उसको एक कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में रखिए। और उसके लिए दोस्तों, मैं जो यूज़ करता हूँ वो है मेरी लेजर नैनो। जब भी मेरा इन्वेस्टमेंट या मैं कोई परचेज करता हूं या मेरे को कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो मैं इस लेजर से ट्रांसफर करता हूं अपनी एक्सचेंज पे, और एक्सचेंज से इमीडिएटली वापस ट्रांसफर करता हूं अपनी लेजर के अंदर, क्योंकि कौन सी एक्सचेंज कब को लैप्स हो जाए किसी को नहीं पता। तो गवर्नमेंट क्या रेगुलेशंस निकालती है और क्या स्टैंड लेती है क्रिप्टो के अंदर अभी रिसेंट फ्यूचर में या आगे चल के, वो भी किसी को नहीं पता। तो मेरी एडवाइस ये भी रहेगी, हमेशा अपने एसेट्स को अपनी रिटर्न में जरूर डिक्लेयर करें। टैक्स सेविंग के चक्कर में अपनी पूरी कैपिटल को डिस्ट्रॉय करना कभी भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जब हालात इतने बिगड़ने लगे और सारे इन्वेस्टर बेहिसाब विड्रॉल्स करने लगे, तब बाइनेंस ने इशू किया एक एलओआई से मतलब दोस्तों लेटर ऑफ इंटेंट, कि बाइनेंस इंटरेस्टेड है एफटीएक्स को खरीदने में और उसकी मदद करने में, उसको एक बेल आउट देने में, जिससे वो स्टेबलाइज हो सके दोबारा से। फिर उन्होंने ये ट्वीट किया, सीजी ने बोला अपनी ट्वीट के अंदर कि ही हैज लर्न 2 लेसन्स फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। नेवर यूज योर टोकन्स एज अ कोलैटरल। नंबर 2, नेवर बोरो व्हेन यू रन अ क्रिप्टो बिजनेस एंड हैव लार्ज रिजर्व। और साथ में उन्होंने अनाउंस किया कि बाइनेंस हैज नेवर यूज्ड बीएनबी टोकन एज अ कोलैटरल। फिर भी लोग अभी भी दोस्तों यही सोच रहे हैं कि ये इतनी जल्दी इतना सारा कैसे बिगड़ गया। पर दोस्तों, अभी धीरे धीरे सारे फैक्ट्स खुल रहे हैं, और हम जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी हमारे को समझ में आ रही है आज की डेट में, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये सब कैसे कैसे हुआ। ये रातों रात नहीं हुआ दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग थी। पहले हम समझते हैं क्रिप्टो स्कैम क्रिएट कैसे होता है। एक कंपनी है जो एक टोकन क्रिएट करती है जैसे कि एफटीटी, उसके बाद वो उस एफटीटी टोकन के थ्रू एक तरीके से अपना पैसा खुद प्रिंट करती है। जब वो उसको प्रिंट करती है तो उसके बाद वो उस टोकन के अगेंस्ट उसको एक वैल्यू देती है, और फिर उस वैल्यू को इन्फ्लेट करती है अपनी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए। उसके बाद दोस्तों वो उस टोकन के पीछे एक यूज केस फैसिलिटी जोड़ती है और एक्सप्लेन करती है कि आगे फ्यूचर में जाके ये टोकन कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है। उस तरीके से वो एक यूटिलिटी बन जाता है। ये जो आर्टिफिशियल यूटिलिटी वो क्रिएट करते हैं, वो मदद करती है इस टोकन को एक बड़े अमाउंट और वैल्यू तक पहुंचाने में। और जब वो उस वैल्यू पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो सारे टोकन्स को ट्रांसफर करती है एक और कंपनी के अंदर, जैसे अल्मेडा। फिर वो कंपनी उसको एक एसेट दिखा के उसको हाई वैल्यू पे डिस्क्लोज करती है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर दिखाने के बाद फिर उसके ऊपर दोस्तों वो कोलैटरल और लोन उठाना चालू करती है। और वो जो वो अमाउंट बोरो करती है उससे वो और स्टेबल कॉइन जैसे बिटकॉइन और इथीरियम बाय करना स्टार्ट करती है। साथ में वो बिटकॉइन और इथीरियम बोरो भी करती है लोगों से, और वो सारा इकट्ठा करके फिर वो वापस भेजती है एफटीएक्स एक्सचेंज को। और इस तरीके से ये रोटेशन में आता है, और ये साइकिल धीरे धीरे करके एक बड़ा बबल सा बनता चला जाता है। और उस तरीके से ये कंपनीज जो हैं बेसिकली अपना ही पैसा प्रिंट करती हैं और अपना ही पैसा बाजार में डंप करती हैं इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, ये काम करता है जब तक ये काम करता है, लेकिन आखिर में एक दिन तो ये बबल हर बबल की तरह बस्ट तो होता ही है।
क्योंकि यही सारा लॉजिक है दोस्तों जो एक्सप्लेन करता है कि FTT टोकन की वैल्यू की वजह से कैसे एक FTX एक्सचेंज पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है और फाइल कर देती है चैप्टर 11 के लिए। जिस तरीके से एक बैंक रन होता है, जो हमने आपके साथ डिटेल में भी डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर, उसी तरीके से एक्सचेंज में भी जब सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वापस एक समय पे ही मांगने पहुंच जाते हैं तो फिर पूरी स्ट्रक्चर और एक फाउंडेशन जो है एक्सचेंज की वो कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि बैंक के पास कभी भी इतना लिक्विड नहीं, ऐसे कैश नहीं होता कि वो सारे कस्टमर्स को एक टाइम पे पे आउट दे सके। उसके लिए उसको फिर अपने एसेट्स लिक्विडेट करने पड़ते हैं, और इस केस में इसके एसेट्स क्या हैं? इसके एसेट्स है दोस्तों FTT टोकन। और FTT टोकन को बेचने से कुछ मिलता नहीं वापस, क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं बची। तो टेक्निकली आप कुछ भी वैल्यूएबल एसेट होल्ड नहीं करते अपनी बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों। और हालात तो और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो एसेट्स है जो डिपॉजिट कराए गए हैं वो बेसिकली आपको लेवरेज करके इंस्टीट्यूट्स को हाई इंटरेस्ट रेट पे ऑलरेडी लोन दिए गए हैं। पर सवाल दोस्तों जो है वो ये है कि जो कंपनी FTX जैसी, जिसकी वैल्यू $32 बिलियन की है, वो बैंकरप्ट हो जाती है जब उसका एक इन्वेस्टर $600 मिलियन तक की सेल करने के उसको थ्रेटन करता है या इंटरेस्ट दिखाता है। उसके ऊपर दोस्तों मेरी थ्योरी क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये 32 प्लेइंग कार्ड हैं, हर एक प्लेइंग कार्ड की वैल्यू, मैंने मान लो एक प्लेइंग कार्ड बेच दिया $1 बिलियन का, तो मार्केट अज्यूम कर लेती है कि बाकी के 31 प्लेइंग कार्ड जो हैं वो भी $1 बिलियन ईच की वैल्यू का है, क्योंकि मार्केट हमेशा दोस्तों फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलती है। लेकिन जब उस एक कार्ड की वैल्यू कोलैप्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी डेक की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल दोस्तों अब एक और है, वॉयेजर जो एक और कंपनी है जो FTX की सब्सिडरी, उसको कौन बेल आउट करेगा? क्या उसको बाइनेंस बेल आउट करेगा या फिर उसको FTX बेल आउट करेगा? इसमें दोस्तों ये भी माना जाता है कि बाइनेंस को जब FTX फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो एक्सचेंज बना तो बाइनेंस को वो एक थ्रेट नजर आया और उसको अपना कंपटीशन दिखा। फिर उसने उसके ऊपर रिसर्च की, उसके अंदर लूप होल निकाला और उस लूप होल को उठा के उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों ये भी एक थ्योरी ही है, पर मुझे ये थ्योरी दोस्तों कन्विंसिंग नहीं लगती, क्योंकि अगर FTX हर्ट होता है तो उसका इंपैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट पे आता है, और अगर क्रिप्टो मार्केट हर्ट होती है तो उसका इंपैक्ट बाइनेंस के ऊपर भी आता है। तो ये लॉन्ग टर्म में बाइनेंस को कैसे बेनिफिट देगा? बाइनेंस को बेनिफिट तभी होता है जब क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो मार्केट पूरी हेल्थी और वाइब्रेंट रहती है ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए। एक और थ्योरी है दोस्तों, वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन उसके अंदर कोई भी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, US की पॉलिटिक्स। जब सैम बैंकन-फ्रिड ने US इलेक्शन के अंदर $40 मिलियन का डोनेशन दिया पॉलिटिक्स को इलेक्शन को फंड करने के लिए, उन्होंने ये $40 मिलियन दोनों पार्टीज में डिवाइड करके डोनेट किए। लेकिन उसको CZ बाइनेंस के ओनर ने ओपनली क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उनका मानना है ये एक तरीका है उन लोगों के साथ काम करने के लिए जो क्रिप्टो मार्केट को सप्रेस और रेगुलेट करने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। और इस मूव के बाद FTX जो है सिर्फ बाइनेंस की नहीं, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की एक कॉम्पिटिटर बन गई, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो कभी भी रेगुलेटर्स के साथ काम करने पे अग्री नहीं करे। और अगर मेरे नजरिए को देखें दोस्तों तो मैं इसको दो तरीके से देखता हूं कि इसके दो आउटलुक हैं। पहला आउटलुक ये है कि बाइनेंस को मैं एक इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशनरी कंपनी की तरह मानता हूं। वो एक बैंक की तरह रेगुलेशंस के साथ काम नहीं करना चाहती और उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर वो नहीं कंप्लाई करके आना चाहती। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये लॉजिकल भी है, क्योंकि दोस्तों इथीरियम और बिटकॉइन बने ही इस पर्पज से हैं टू बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड, कि आपको अपना पैसा खर्च करने के लिए किसी अथॉरिटी या अप्रूवल की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत। और दूसरा आउटलुक क्या है दोस्तों? दूसरा आउटलुक ये है जो FTX का आउटलुक है, वो उसका आउटलुक है कि वो रेगुलेटर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा काम करें, जिससे क्रिप्टो एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट हो, उसका एंड यूज बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा लोग यूटिलाइज करें, जिससे क्रिप्टो को एक रिकग्निशन मिले US के अंदर। और उसके लिए वो काम कर रहे हैं US रेगुलेटर से, क्योंकि वो दोस्तों सबसे फास्टेस्ट तरीका है क्रिप्टो को एक आइडेंटिटी दिलाने का।
और क्रिप्टो को वर्ल्ड में एक रिकग्निशन दिलाने का एज अ करेंसी। और एक बात तो है दोस्तों, अगर रेगुलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो बिटकॉइन एक सेफ करेंसी ही बनता है, और जितना ज्यादा वो सेफ होगा उतना ज्यादा लोग उसे ट्रस्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे और यूज करेंगे अपने रूटीन लाइफ के अंदर। तो अगर इन दोनों नजरियों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट ही करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ये दोनों नजरिए एक अलग पाथ पे हैं, ये और ज्यादा डाइवर्ट ही होंगे। और इसके अंदर दोस्तों एक नजरिया और भी है जो मेरे हिसाब से सीजी का भी है, कि क्रिप्टो को अपने हिसाब से चलने दो, क्रिएट करने दो अपनी खुद की साइकिल, और चाहे वो कितनी भी वॉलेटाइल हो, समय के साथ वो अपना रास्ता अपने आप बना लेगा। उसीलिए बाइनेंस अब क्या कर रहा है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों प्रूफ ऑफ रिजर्व, जिससे लोगों को, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले कि उनके इन्वेस्टमेंट्स, उनके एसेट्स उनके पास, बाइनेंस के पास सेफ है। और दोस्तों ये सिस्टम अपने आप इवॉल्व होगा और अपने आप डेवलप होगा और इम्प्रूव होगा समय के साथ। जैसे 2017 में हमने कोलैप्स देखा आईसीओस का, 2021 में हमने कोलैप्स देखा एनएफटीज का, और 2022 में जैसे हम कोलैप्स देख रहे हैं एक्सचेंजेस का। क्योंकि दोस्तों हर मार्केट की तरह ये भी मार्केट का एक तरीका है पता करने का कि क्या आगे चल के लॉन्ग टर्म में चलेगा और क्या फेल होगा। इसका फायदा तो ये होगा दोस्तों कि इससे और बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आएंगे और सरवाइव करेंगे। उसका नुकसान ये होगा, ये बहुत ही दुखदायक जर्नी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी तो इस इंडस्ट्री में रेगुलेटर्स और नॉन रेगुलेटर्स सब अपने रास्ते पे चलेंगे और आपस में कॉम्पीट करेंगे, और ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी थोड़े समय के लिए। क्योंकि आखिर में जब ये सब छटेगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि कंज्यूमर जीते, आप और हम जीतें। और उसके साथ दोस्तों बिटकॉइन भी समय के साथ इवॉल्व और इम्प्रूव करता रहेगा। कहानी फिर भी वही रहेगी कि कैसे बिटकॉइन हमारी मदद करता है हमें एक इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कन्वीनियंट बनाने के लिए, हमारे लिए, जैसे किया इंटरनेट ने समय के साथ। दोस्तों इसमें कोई भी रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम सक्सेसफुल नहीं है, सिर्फ वो एक स्कैम है, था और हमेशा रहेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और फेड्स क्या कर रहे हैं मार्केट्स के मूवमेंट के साथ, तो अब इसके बाद इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। गुड बाय, जय हिंद।